आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड के सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री जो पूर्व के रहे हैं हरीश रावत, उन्होंने श्रद्धालुओं से भावुक अपील करते हुए कहा है कि वे बिना किसी भय के 4 धाम यात्रा पर आए। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी कर यह संदेश साझा किया है, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं से देवभूमि की इस पुण्य यात्रा में भाग लेने का आग्रह किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों, स्वास्थ्य सेवाओं, ठहरने की व्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हरीश रावत ने कहा कि ये देवभूमि आपका इंतजार कर रही है। यहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आतुर है। उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया कि वे आस्था और विश्वास के साथ उत्तराखंड आए और इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने, जो आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। भगवान श्री बद्रीनाथ जी, भगवान केदारनाथ जी के अनन्य श्रद्धालुओं से मैं हरीश रावत, जो उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, ये प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, हमारे तीर्थ स्थल जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बैजनाथ, बागनाथ, जागनाथ, माँ हाट काली, रुद्रनाथ जी, तुंगनाथ जी, मदमहेश्वर जी, भगवान शिव भी, माँ गंगा और माँ यमुना भी, भगवान बद्रीश भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आपका अभिनंदन, आपका उधर। तो उत्तराखंड हज कमेटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 3 मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिए जाने को एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। राज्य गठन के बाद यह पहली बार है जब हज कमेटी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व में दिया। इस निर्णय के तहत कोटद्वार नगर निगम की पार्षद रिजवाना परवीन, हल्द्वानी की सामाजिक कार्यकर्ता तरन्नुम खान और अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज को हज कमेटी में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले की प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रशंसा की। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल बताया। वहीं रेखा आर्या ने कहा कि इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और ये संदेश जाएगा कि महिलाएं भी हर स्तर पर नेतृत्व कर सकती है। हज कमेटी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संगठन में महिलाओं की भागीदारी ये दर्शाती है कि राज्य सरकार समावेशी विकास और लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहल न केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी, बल्कि प्रदेश की अन्य महिलाओं को भी सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगी। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने प्रदेश की हज कमेटी में 2 महिला प्रतिनिधियों को मौका दिया है। 3 महिला प्रतिनिधियों को जो है इसमें मौका दिया है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक साहसिक फैसला है। निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति, महिलाएं हर क्षेत्र में, महिलाएं हर कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व हो। महिलाओं की जो धरातल स्तर पर जो चुनौतियां आती हैं, वो इस हज कमेटी के माध्यम से वो अपने विचारों को रखना, और महिलाएं जो हज के लिए अथवा व्यवस्थाओं के लिए जिस प्रकार से आने वाले समय में की जानी चाहिए, उस पर अपने विचार और निर्णय जो है उसमें दे सकती हैं। मैं समझती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति जो प्रदेश की प्रतिबद्धता है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, वो उसमें दिखती है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने। तो वही देहरादून में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड मदरसों में शिक्षा को लेकर आमने सामने आ गए हैं। वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस लागू करने का फैसला किया है, जिसमें रामकृष्ण, गुरु नानक और अंबेडकर जैसी हस्तियों को पढ़ाया जाएगा।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अब पुराने धार्मिक पाठ्यक्रम नहीं चलेंगे बल्कि आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। वहीं मदरसा बोर्ड के उपाध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने दावा किया कि उनके मदरसों में पहले से ही एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई हो रही है और बच्चों का रिजल्ट भी बेहतर आ रहा है। दोनों बोर्ड अपने अपने स्तर से बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मॉडल को लेकर मतभेद खुलकर के सामने आ गए हैं। बिल्कुल सही है, दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फोकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई हमें। हाँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानकारी नहीं रखते हैं, तो मैं ये आपने सही कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तहतानिया, फौकानिया और आलिया ये क्या हैं। जैसे एक गुरुकुलम का हमारा गुरुकुलम है होते हैं, उनमें जो निज़ाम है वही बिल्कुल मदरसों में है। तो तहतानिया बोलते हैं प्राइमरी क्लास को और फौकानिया बोलते हैं जूनियर हाई स्कूल और मुंशी मौलवी को बोलते हैं हाई स्कूल और इंटर को। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने इन तीनों सेक्शन के अंदर यानी जूनियर, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी में हमने तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मसूरी वन विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मसूरी देहरादून मार्ग स्थित पानी वाली बैंड पर सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से बनाए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। मसूरी डीएफओ अमित कुंवर ने जानकारी दी है कि यह निर्माण एक बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जिसने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और वन विभाग से बिना अनुमति के विशाल लोहे का रख दिया था। वन विभाग की तरफ से पहले भी इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने निर्माण कार्य जारी रखा। अंत में वन विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंचकर उक्त स्ट्रक्चर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। डीएफओ अमित कुंवर ने बताया कि जिस स्थान पर यह निर्माण किया जा रहा था वो क्षेत्र वन आरक्षित घोषित है और वहां कई दुर्लभ और कीमती प्रजातियों के पौधे और पेड़ मौजूद हैं, जिन्हें इस निर्माण से नुकसान पहुंच रहा था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वन भूमि पर बिना विभाग के आदेश के किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह गैर कानूनी है। इस कार्रवाई के जरिए वन विभाग ने ये संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्रों की सुरक्षा के प्रति विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो वही देहरादून के लाखा मंडल क्षेत्र में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में वृहद बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कुल 76 समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराई है, जिनमें से अधिकतर का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है। वहीं इस शिविर में 551 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई है। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए जनता से योजना का लाभ उठाने की अपील की और अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से यह संकल्प है हमारे गवर्नमेंट का और हमारे प्रशासन का कि अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक हमारी सारी सरकारी योजनाओं का लाभ डोर स्टेप्स पर पहुंच सके। तो उसी क्रम में ये हमारा सीरीज़ ऑफ बहुउद्देशीय शिविर चल रहा है पूरे ज़िले में, जिसमें हम दूर दराज के क्षेत्र जो थोड़ा सा हमारे मेन स्ट्रीम से दूर हैं और जिनको ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उस क्रम में ये प्रयास किया जाता है कि सारे विभागों को वहाँ पर एकत्रित करके जो समस्याएं हैं उस एरिया की, चाहे बिजली, पानी, सड़क या फिर हमारे सोशल सर्विसेज के एरियाज़ में, चाहे प्रमाण पत्र हैं, पेंशन्स हैं, आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड्स हैं,
हमारे उद्यान कृषि के संयंत्र वितरण की योजनाएं हैं, सब्सिडी की योजनाएं हैं, तो उसमें। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून के हर्रावाला स्थित उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में BAMS के छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल बिना नीट के नॉन काउंसलिंग के जरिए दाखिला लेने वाले छात्रों का रिजल्ट फिलहाल कोर्ट के आदेश पर अटका हुआ है, लेकिन छात्र छात्राएं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन भविष्य को देखते हुए रिजल्ट घोषित करे और डिग्री कोर्ट के निर्णय के बाद दी जाए। कुल सचिव रामकी शरण शर्मा से छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए रहे। वहीं छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में देरी से उनकी पढ़ाई और करियर पर असर पड़ रहा है। 2018 के जो बच्चे माननीय न्यायालय के ऑर्डर से आए हैं, हम उनके रिजल्ट निकाल रहे हैं, जिसमें 5 दिन का समय लगेगा कम से कम मार्कशीट की, मतलब ये एग्जाम को क्रॉस चेक करने में, ठीक है। उसके बाद उनकी प्रिंटिंग मार्कशीट की। बाकी जो बच्चे जो है 2019 के नॉन काउंसलिंग के हैं, ठीक है, मामला कोर्ट में है, 15 तारीख को लगा हुआ है। माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अगर आ गया तो हम वो जो बैक रहेगी वो हम तुरंत एग्जाम ठीक है। बेसिक की सर, बेसिक ठीक है, बाकी एग्जाम कमेटी में रखेंगे, ठीक क्या है। रखेंगे बेसिक की सर? इनका रिजल्ट सर बैच तो बताइए, सर रुक जा सुनिए, बस बोलिए सर। ठीक है, जिस तरीके से तुम ये करोगे फिर हम नहीं, बैच नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ काउंसलिंग जो नॉन काउंसलिंग से नहीं है। तो वहीं हल्द्वानी उपजिलाधिकारी रेखा कोहली ने लालकुआं क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण का उद्देश्य जलभराव की समस्या का गहन मूल्यांकन कर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। उपजिलाधिकारी रेखा कोहली ने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और जायजा के दौरान वो तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, उनको निर्देश देते हुए वे नजर आए। आपको बताते हुए चले कि जल निकासी की स्थिति, नालों की सफाई और अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि नालों की तत्काल सफाई कर जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। रेखा कोहली ने स्पष्ट किया कि समस्या का केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान किया जाए ताकि भविष्य में जल भराव की पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने नालों पर अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध शीघ्र नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। चमोली जिले में पंच केदारों में शामिल चतुर्थ केदार श्री रुद्रप्रयाग मंदिर के कपाट 18 मई को खुलने जा रहे हैं। इस बार रुद्रनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन और केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग ने कई अहम कदम उठाए हैं। इस यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और प्रतिदिन केवल 140 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक EDC के माध्यम से यात्रा का संचालन किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। वहीं यात्रा मार्ग पर टेंट, बायो टॉयलेट और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ गाइड, पोर्टर और घोड़े खच्चर सेवाओं के लिए भी पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। वहीं इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस बार हमने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखा है। अभी काफ़ी सारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। जो पहले एक गांव से चल रहा था, अभी 5 गांव से यात्रा चल रहा है और 5 गांव में भी रोजगार का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लोग के लिए। इसके अलावा हम बायो टॉयलेट्स का जो प्रॉमिस किया है वो भी अभी ट्रांसपोर्टिंग में है। बायो टॉयलेट्स आ रखा है, सगर गाँव में पड़ा है। इसके अलावा हम जगह जगह में साइन बोर्ड्स लगा रहा है यात्रा के मार्ग में, ताकि लोग को पता चले कि वो रूट से नहीं अलग हो पाए।
और हम इस साल से थोड़ा मेडिकल फैसिलिटीज़ के भी बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि उधर ऊपर ऑक्सीजन का दिक्कत हो सकता है अन्य किसी टूरिस्ट को। मैं टूरिस्ट से ये भी निवेदन करता हूँ कि आप रुद्रनाथ यात्रा को चलने से पहले आप मेडिकल एक बार चेकअप करवा दीजिए, और कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो और अन्यथा इमरजेंसी हो वो आप रुद्रनाथ यात्रा में आने के पहले। तो वहीं अल्मोड़ा जनपद के कारब क्षेत्र में लगातार दरकती पहाड़ियों के कारण आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अब राहत और पुनरावास के ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी आलोक पांडे ने जानकारी दी कि क्षेत्र में वैकल्पिक मोटर मार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है, ताकि आपात स्थिति में सुगम यातायात सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि डोबा चौंसली मोटर मार्ग पर शीघ्र ही डामरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त कारब से लगभग 200 मीटर पहले एक वैली ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। इस पुल को जोड़ते हुए लगभग 7 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक सड़क बनाई जाएगी, जिससे मुख्य मार्ग में बाधित होने की स्थिति में आवाजाही बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य आपदा काल से पहले ही आरंभ कर दिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में जनता को सुरक्षित, त्वरित और सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें काफ़ी तेज गति से प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग सब लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि भारत में काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। वो जियो टेक्निकल घटनाएं हैं, जियोग्राफिकल घटनाएं हैं, उसको रोका जाना संभव नहीं है। लेकिन उसमें नीचे 17.5 करोड़ का टेंडर हो चुका है, ऑलरेडी काम हो रहा है, जिसमें हम नीचे से पाई ओ करते हुए स्ट्रेंथिंग उसकी कर रहे हैं। और उसमें लगभग 40% तक वर्क हो चुका है, चूँकि अब ज़मीन से ऊपर जब काम आएगा तो दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मलबा निस्तारण और उसके ट्रीटमेंट है, उसके लिए भारत सरकार ने 50 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। उसमें टेंडर हुआ था, लेकिन टेंडर में जो टेंडर लोगों ने डाले हैं 46% बिलों पे चले गए हैं। और इतने बिलों पे काम देना जो है निश्चित तौर पे भारत सरकार के मानकों में, तो उसकी जो संबंधित NH है उसकी जांच कर रहा है कि कार्य किया जाना संभव है या नया टेंडर किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक हमारा पैनल में डोबा चौसली रोड थी। डोबा चौसली रोड पे हम लोगों ने शासन से वार्ता करके प्रधानमंत्री सड़क योजना में उसकी डामरीकरण की स्वीकृति करा दी है। और दोनों रोडों में 4.5 करोड़ और 4 करोड़ 48 लाख लगभग 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। एक रोड का टेंडर भी हो चुका है, काम शुरू हो गई है। दूसरे रोड के टेंडर होने में ठेकेदार कोर्ट चले गए हैं और हाई कोर्ट में हम लोगों ने अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल की है कि ये काम चूँकि हमारे आपदा के महत्वपूर्ण है, इस काम को तत्काल शुरू कराने के लिए इसमें काफ़ी। तो वही अल्मोड़ा नगर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक गोपाल डेयरी क्षेत्र में अचानक आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आग एक डेयरी में लगी, जिससे वहां मौजूद सामान जलकर के खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों की मदद से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बता दें कि क्षेत्र अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला होने के कारण आग के आसपास के दुकान तक फैलने की आशंका बनी रही, लेकिन समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण गैस सिलेंडर में रिसाव बताया जा रहा है। घटना में दुकान के स्वामी और उनका पुत्र झुलस गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग द्वारा आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। ये गोपाल डेयरी में 9:33 सूचना आई कि गोपाल डेयरी के पास में आग लगी हुई है। 3 गाड़ियों के सहित मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा और इसको कंट्रोल कर दिया। 20 मिनट में हमने इसको आग को पूरी रूप से काबू कर लिया। लगभग कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान का आगे अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन है, इसके बाद ही इसको क्या कारण बताए जा रहे हैं आग के?
जी कारण किस कारण से आग लगी? आग कारण अभी देखो लग रहा है संभवतः या तो गैस सिलेंडर या फिर शॉर्ट सर्किट से ऐसा प्रतीत। तो वही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये मामला नैनीताल जनपद के श्री कैंची धाम क्षेत्र की बसगांव तहसील से जुड़ा हुआ है, जहां जमीन हड़पने के लिए 100 साल पहले मृत घोषित व्यक्ति को कागजों में जीवित दिखाया गया। इतना ही नहीं, उस मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनाए गए और फिर उसी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। ये फर्जीवाड़ा दाखिल खारिज से पहले जारी किए गए इश्तेहार के दौरान उजागर हुआ, जब दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ियों की तख्ते सामने आई तो मामला कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के संज्ञान में आया। उन्होंने स्वयं मामले की गहराई से जांच करवाई। जांच में पाया गया कि इस पूरे घोटाले में ग्राम प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रधान दोनों की मिलीभगत है। इनकी मुहरों का अवैध रूप से उपयोग किया गया था। कमिश्नर दीपक रावत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह के फर्जीवाड़े को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी व्यक्ति इस षड्यंत्र में शामिल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बसगांव में एक सीरियस लैंड फ्रॉड हुआ था, जिसमें कि ये पाया गया कि जो पहले से एक ज़मीन गांव में किसी व्यक्ति के नाम पे थी और उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। उसी व्यक्ति के नाम पे दो लोग कहीं से आए जिनको वही व्यक्ति बनाया गया और फिर उनके आधार भी नकली बनाए गए और उस नकली आधार के आधार पे रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के यहाँ से हो गई, लेकिन दाखिल खारिज के वक्त ये फ्रॉड पकड़ में आ गया और समय रहते हुए उसमें कोई पार्टी कब्ज़ा नहीं ले पाई। तो लैंड फ्रॉड कमेटी के समक्ष आज आया था और इसमें एफआईआर दर्ज होगी और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी। और सभी सब रजिस्ट्रार से मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसा मामला आता है कि नकली खतौनी लगा के अथवा नकली आधार कार्ड लगा के कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पहला एफआईआर सब रजिस्ट्रार की। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार स्थित बहुचर्चित पायलट बाबा आश्रम एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। केवल हरिद्वार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के सासाराम, राजस्थान से लेकर नेपाल के काठमांडू तक आश्रम से जुड़ी जमीनों की बिक्री का मामला सामने आया है। दरअसल आश्रम से जुड़ी जमीनों को लेकर निजी हित में बेचा जा रहा था और जो भी शिष्य या संत इस पर सवाल उठाते उन्हें धमकाया जा रहा था। कुछ मामलों में तो जानलेवा हमले तक की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि पायलट बाबा के कई परम मित्र और वरिष्ठ संत भी इन गतिविधियों से आहत हैं, लेकिन भय के कारण खुलकर के सामने नहीं आ पा रहे। कई करीबी लोगों का दावा है कि पायलट बाबा समाधि में रहने के बावजूद हमेशा स्वस्थ रहते थे, क्योंकि उनके पास विशेष आध्यात्मिक शक्तियां थी। दुर्भाग्यवश उन शक्तियों का दुरुपयोग कुछ महिलाओं और आश्रम से जुड़े लोगों द्वारा किया जा रहा है। अब आश्रम की साख और छवि को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो वही देहरादून में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगरा कोटी ने बताया कि ये दोनों की कुरीतियां बच्चों के भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और समाज के विकास में बाधक बनती है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा और सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार है और समाज को इन बुराइयों से दूर रहकर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। वहीं इस दौरान नशे के दुष्प्रभावों और पॉक्सो एक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून इस समय 2 कैंपेन आज से स्टार्ट कर रहा है, बाल श्रम मुक्त उत्तराखंड और बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड। बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारा कानून है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह नहीं किया जा सकता और यदि कोई कराता है तो वो पेरेंट्स, वो रिश्तेदार, पंडित, मौलवी अपराध के दोषी हैं और उन्हें 2 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख तक के जुर्माने की सज़ा से उसमें दंडनीय किया जा सकता है। इसी प्रकार बाल श्रम के लिए भी हमारे कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी प्रकार का बाल श्रम नहीं कराया जा सकता। जिस तरह से हम देखते हैं कि फैक्ट्री कारखानों में
रेस्टोरेंट में आज भी हमें कई जगह पर बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारी जो ये कैंपेन है दोनों, ये इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम देहरादून ज़िले के हर एक जगह पर, चाहे वो ऋषिकेश हो, विकास नगर, मसूरी, डोईवाला और देहरादून मुख्यालय, हर जगह पर हम खुद और हमारे पीएनबी के माध्यम से इन 3 दिनों में जगह जगह पर कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा और एक आत्मनिर्भर बच्चा ही एक मजबूत समाज की नींव रख सकता है। और इसी उद्देश्य तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।